हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी 8वीं कक्षा का तीसरा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पिछले सेशन में हमने इसकी समरी को किया था। इस सेशन में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आप अपना कॉपी और पेन लेकर के आ जाओ। साथ के साथ समझना और लिखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको दोबारा से सेशन देखना ना पड़े, आप अपनी डायरेक्ट नोटबुक उठा के याद कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजकुमारों को दबा दिया? सबड्यू का मीनिंग होता है दबाना, प्रिंसेस का मीनिंग होता है राजकुमार। क्या हो रहा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो एक व्यापारी बनकर आई थी। वो ये सोच कर आए थे कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन जब उन्होंने भारतीयों की कंडीशन को देखा कि यहाँ तो छोटे छोटे राजकुमार हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा तोड़ निकाला कि क्यों ना हम ही शासक बन जाएं, और सारे भारतीय राजकुमारों को वो धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाते चले गए। और एक ऐसा टाइम आ गया जब वो खुद ही शासक बन गए। तो चलो इसका आंसर देखते हैं कि उन्होंने कैसे दबाया भारतीय राजकुमारों को। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया। एडवांटेज का मीनिंग है फ़ायदा। ऑफ द प्रीवेलिंग टेंशंस, प्रीवेलिंग का मीनिंग होता है जो उस समय पे छाई हुई थी या उस समय पर जो परिस्थितियां चल रही थी। टेंशन का मीनिंग है राजाओं में आपसी मतभेद, कि एक राजा दूसरे को देखकर खुश नहीं है, उसे लड़ाई करना चाह रहा है, उसको हराना चाह रहा है। अमंग द इंडियन प्रिंसेस ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मीनिंग होता है राज्य का छोटा सा टुकड़ा। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, तो उसी प्रकार राज्य को ही प्रोविंसेस बोला जाता था। तो जितने भी प्रोविंसेस थे सबके राजकुमार एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे को हराना चाहते थे, और इसी परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। दे हेल्प देम इन देयर वॉर्स अगेंस्ट ईच अदर, अंग्रेज़ों ने आते ही क्या किया, उन राजकुमारों का एक दूसरे के खिलाफ होने वाली लड़ाइयों में, वार्स का मीनिंग होता है लड़ाइयाँ, उनमें एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दिया। देखो क्या होता, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, तो उनमें से एक राजा जो है वो अंग्रेज़ों की मदद मांगता कि मुझे इस दूसरे राजा को हराना है, आप मेरी मदद कर दो। तो अंग्रेज़ उसकी मदद तो कर देते थे, लेकिन बदले में उसके ऊपर इतना प्रेशर बना देते थे कि उसका सब कुछ छीन लेते थे। इस प्रकार ये देखो, दूसरे राजा को तो पहले वाले राजा ने हरा ही दिया, वो हार कर निकल गया, और जो जीता उसके ऊपर फिर अंग्रेज़ प्रेशर बना देते कि हमने आपकी मदद की है, हमारी मदद से आपने दूसरे राजा को हराया है, इसीलिए हमें बदले में अब ये चीज़ें चाहिए। हो गए ना दोनों राजा साफ रास्ते से, और फिर सारी पावर आ गई अंग्रेज़ों के पास। दे अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाया। एंड टुक पावर इन देयर हैंड्स, और धीरे धीरे सारा नियंत्रण, सारा राज अपनी मुट्ठी में कर लिया, खुद ही शासक बनकर बैठ गए। अगर यहीं पर भारतीय राजा स्ट्रॉन्ग रहे होते, उन्होंने आपस में मिलकर खुद लड़ाइयाँ ना लड़ी होती बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की होती, तो भारत कभी गुलाम ही नहीं बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? एक्सप्लॉइट का मीनिंग होता है शोषण करना, बुरा व्यवहार करना। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किस प्रकार से भारतीयों का शोषण करते थे? The British officers levied heavy taxes
अपॉन द फार्मर्स। अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय किसानों पर बड़े ऊंचे ऊंचे कर लगा रखे थे। फार्मर्स का मीनिंग होता है किसान। हैवी टैक्सेस, भारी भरकम टैक्स। दे वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर लैंड्स, और उनके ऊपर इतनी ज़बरदस्ती की जाती थी कि भारतीय किसानों को अपनी ज़मीनें तक छोड़नी पड़ती थी। लैंड्स का मीनिंग होता है ज़मीनें। रेगुलेशन 3 एक्ट अलाउड देम टू इम्प्रीजन एनी इंडियन विदाउट फॉलोइंग अ ट्रायल इन कोर्ट। जो इस नाम का कानून बनाया गया था, रेगुलेशन 3, उसने क्या किया, अंग्रेज़ों के हाथ में इतनी पावर दे दी कि वे किसी भी भारतीय को इम्प्रीजन का मीनिंग है जेल में डालना, किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकते थे। विदाउट फॉलोइंग ए ट्रायल का मीनिंग होता है मुकदमा, कि कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बिना मुकदमा चलाए ही सीधा जेल में भेज देंगे। इतनी पावर आ गई थी अंग्रेज़ों के हाथ में। दे प्रेशराइज्ड इंडियंस टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। भारत में तो अलग अलग धर्म के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, और बुद्ध थे। उन सबको क्या किया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्स किया गया कि आप सभी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्ट का मीनिंग है परिवर्तन करना, कि आप अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ। ब्रिटिशर्स रूइंड द लोकल इंडियन आर्टिसंस। रूइन का मीनिंग होता है बर्बाद कर देना। आर्टिसन का मीनिंग होता है जो हाथ से काम करने वाले कलाकार हैं, जो अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाते थे, उनका सारा धंधा चौपट कर दिया गया, उन्हें बिल्कुल कंगाल बना दिया गया, क्योंकि सारा बना बनाया माल ब्रिटेन से भारत आता था और भारत में आकर उसको ज़बरदस्ती बेचा जाता था, और भारतीय जो सामान था उसको खरीदना ही बंद करवा दिया गया। इसलिए भारत के जो कलाकार थे, जो हाथ से सामान बनाने वाले थे, वो सब कंगाल हो गए, उनका धंधा चौपट हो गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अलग अलग हथकंडे अपनाए थे भारतीयों का शोषण करने के। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है कि भारतीय जो राजा या भारतीय राजकुमार थे, जो 1757 के बाद से घटनाएं होती आ रही थी, उन घटनाओं के बाद भी वो शॉर्ट साइटेड थे? शॉर्ट साइटेड का मतलब है दूरदर्शी नहीं थे, केवल वर्तमान में जीते थे, आगे जो होगा होता रहेगा, हमें आगे से मतलब नहीं है। क्या वो ऐसा थे? चलो देखते हैं। यस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। हाँ, जो भारतीय राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे। दे ओनली कंसिडर्ड इमीडिएट बेनिफिट्स। वे लोग केवल यही देखते थे कि उन्हें इमीडिएट बेनिफिट्स चाहिए, तुरंत फ़ायदा चाहिए। इमीडिएट का मीनिंग होता है तुरंत, बेनिफिट का मीनिंग होता है फ़ायदा। बट इग्नोर्ड इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म का मीनिंग है लंबे समय में, उन घटनाओं के क्या परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है बेटा परिणाम। इग्नोर का मीनिंग होता है अनदेखा करना। लंबे समय में चलकर उनकी नीतियों के क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में वे कुछ भी नहीं सोचते थे। सो दे टुक हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश मर्चेंट्स। इसीलिए उन्होंने इंग्लिश व्यापारियों की मदद ली। मर्चेंट्स का मीनिंग होता है व्यापारी। किस लिए मदद ली? टू बी एबल टू डिफीट देयर राइवल्स, कि वो अपने विरोधी को हरा सकें। राइवल्स का मीनिंग होता है विरोधी, दुश्मन। डिफीट का मीनिंग है हराना। और वो विरोधी या दुश्मन कौन था?
उनके आसपास के राज्यों के राजा ही होते थे, यानी कि एक राजा ही दूसरे राजा का दुश्मन था और उसी को हराने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद ली और फिर खुद अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर बैठ गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जो राजा या राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by the company's superior weapons? सुपीरियर वेपन्स का यहाँ पर मीनिंग है बढ़िया क्वालिटी के हथियार। कंपनी के पास, कंपनी यहाँ पर मीनिंग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पास ऐसे कौन कौन से हथियार थे कि उन्होंने इतने बड़े देश के ऊपर कब्जा कर लिया। इतने सारे राजा थे, इतनी प्रजा थी, फिर भी कुछ मुट्ठी भर आए अंग्रेज और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। कैसे? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड सुपीरियर वेपन्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़िया क्वालिटी के हथियारों का प्रयोग किया टू कनकर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कनकर का मीनिंग होता है जीतना, भारत के अधिकतर भागों को जीतने के लिए। और ये हथियार क्या थे? सुपीरियर वेपन्स रेफर टू देयर स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज़। वो लोग जो नीतियाँ बनाते थे, स्ट्रेटेजिक एबिलिटीज़ का मीनिंग है नीति बनाने की योग्यताएं, यानी कि जहाँ पर जिस प्रकार का अवसर होता उसी प्रकार की नीति लागू कर देते, कहीं प्यार से दुलार से तो कहीं हथियार से। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती उसी तरह का प्रयोग करते और अपनी पावर को बढ़ा लेते। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ वेपन्स, साथ ही साथ उनके पास बढ़िया क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के हथियार भी थे। देखो यहाँ पर वेपन के दो मीनिंग हैं, एक तो हथियार जिसमें कि बंदूकें, गोले, तलवारें शामिल हैं, और दूसरा हथियार क्या था? जो दिमाग से खेल खेला जाता था। केवल हथियारों के साथ उन्होंने भारत को नहीं हराया, बल्कि दिमाग के साथ जो उन्होंने उल्टी सीधी नीतियां बनाई, उन नीतियों के कारण भी भारत के लोग उनके गुलाम बन गए, क्योंकि वो उनकी चालाकियों को समझ ही नहीं पाते थे और उनके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये था आज का सेशन। चारों क्वेश्चन जानबूझकर 4 बनाए गए हैं। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जानबूझकर 4 बनाए गए ताकि आपको याद करने में और अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न ही बनाए गए हैं, आसानी हो। ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में और उन्हें अच्छे से याद भी कर लेना। थैंक यू।